आज हम उत्तर भारत के सबसे खूबसूरत से डेस्टिनेशन की बात करने जा रहे हैं, जो कि हमारे भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है कश्मीर। दोस्तों, आज की वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको कश्मीर यात्रा कैसे करनी है, और दावे के साथ कहता हूं कि ये कश्मीर यात्रा की वीडियो देखने के पश्चात आपको किसी और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आज की इस वीडियो पे मैं आपको हर एक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कश्मीर श्रीनगर कैसे पहुंचना है, हमारा साधन क्या होगा, आप बाई ट्रेन कैसे पहुंच सकते हैं, साथ ही साथ यदि आपका माध्यम बाई फ्लाइट है तो आप फ्लाइट से कैसे पहुंच सकते हैं, कश्मीर में हमको कब आना चाहिए, कौन से समय पे आना उपयुक्त रहेगा कि हमको यहाँ पे भरी भांति स्नो मिले और स्नो एक्टिविटी भी कर सकें, कश्मीर में हमको होटल एकोमोडेशंस कहाँ मिलेगी, यहाँ का सबसे फेमस डल झील, ये इसकी शिकारा राइडिंग कैसे होगी, कश्मीर आने के लिए हमको अपनी वाहन लेके आना चाहिए या फिर वहाँ की लोकल गाड़ी का भी इस्तेमाल करके या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करके हम सारा कश्मीर श्रीनगर घूम सकते हैं। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि कश्मीर की यात्रा कितने दिन की होती है, कौन सा समय बेस्ट होता है, और वीडियो के लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि कश्मीर यात्रा को करने के लिए एक कपल का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों, बने रहिएगा मेरी वीडियो में, एक एक करके सारी बातों को विस्तारपूर्वक वर्णन करूंगा, जिससे आपको कश्मीर यात्रा आने के लिए काफी सहूलियत मिल जाए। और ये भी बताऊंगा कि यदि आप पैकेज लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे आपको डिटेल भी मिल जाएगी, वहां पे भी जाके आप अपनी पैकेज की बुकिंग करा सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि आपको कश्मीर के श्रीनगर कैसे पहुंचना है। दोस्तों, यहाँ पे आपके पास दो मेजर ऑप्शन है। पहले ऑप्शन की यदि मैं बात करूं दोस्तों, तो वो है आपका बाई ट्रेन। दोस्तों, यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो जो नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वो तो है यहाँ का श्रीनगर रेलवे स्टेशन, जो कि यहाँ पे केवल और केवल आती है लोकल ट्रेनें। कहने का मतलब ये है कि आप बड़ी ट्रेनें यहाँ पे नहीं जाती हैं, श्रीनगर में आपको केवल और केवल लोकल ट्रेनें ही मिलती हैं। तो आप आ सकते हैं यहाँ के सबसे पहले जम्मू तवी रेलवे स्टेशन, जो कि आपके देश से, आपके राज्य से, आपके शहर से यहाँ पे जम्मू तवी के लिए डायरेक्ट कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी। तो आप यहाँ पहुँचिए, यहाँ से आप बाई रोड पहुँचिए बनिहाल, और बनिहाल से आपको लोकल ट्रेन मिलेगी। जम्मू तवी से जो आपको बनिहाल की बाई रोड डिस्टेंस होगी वो आपकी लगभग 4 घंटे की होगी। उसके बाद आप बनिहाल से लोकल ट्रेन लेकर आप पहुंच सकते हैं अपने श्रीनगर। तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि आप बाई ट्रेन कैसे पहुंच सकते हैं श्रीनगर। अदरवाइज आप जम्मू से भी, कुछ लोग बाई रोड ट्रैवल करते हैं, जो कि जम्मू तवी से आप डायरेक्टली श्रीनगर जाएंगे तो लगभग आपका मान के चलिए कि 8 से 9 घंटे का सफ़र ये होगा और 256 किलोमीटर पड़ जाती है। तो दोस्तों, ये बातें थी कि आप जम्मू से कैसे पहुँच सकते हैं श्रीनगर। या तो आप जम्मू तवी से डायरेक्टली बाई रोड डिस्टेंस तय करके पहुँचिए, अदरवाइज आप बनिहाल से होते हुए श्रीनगर रेलवे स्टेशन आ सकते हैं। वही दूसरे ऑप्शन की बात करूं, वो है आपका फ्लाइट का। दोस्तों, यदि आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो यहाँ का जो नज़दीकी हवाई अड्डा है वो है यहाँ का श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो दोस्तों, श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में फ़्लाइट का आवागमन ज़्यादा तो नहीं है हमारे इंडिया से, बट कहना ये चाहता हूँ कि आपको दिल्ली से या जम्मू तवी से आपको ज़्यादातर फ़्लाइट देखने को मिल जाएंगी। तो आप श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक अपनी फ़्लाइट की सुविधा देख सकते हैं। अदरवाइज चाहें तो आप जम्मू तवी तक भी देख सकते हैं, क्योंकि जम्मू में भी आपका एयरपोर्ट है, तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारी कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी। पुणे मुंबई तक आपको डायरेक्टली जम्मू के लिए फ़्लाइट देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों, ये बातें थी कि हम पहुँच चुके हैं श्रीनगर और हमारा साधन क्या होगा। चलिए आइए बात करते हैं कि हम श्रीनगर पहुँच चुके हैं, अब हमको श्रीनगर में होटल कहाँ लेना है, कैसे हम अपने होटल तक पहुँचे। तो दोस्तों, जो आपका डे नंबर 1 होता है वो आपका अराइवल डे होता है। कहने का मतलब ये है कि डे 1 आपका सिर्फ आने में ही लग जाता है, क्योंकि आप बाई रोड आएंगे जम्मू तवी से या फिर श्रीनगर आते आते आपको शाम हो जाती है। तो उस रात आप जाइए अपने श्रीनगर पे, अपने होटल पे विश्राम कीजिए, होटल में अपना स्टे कीजिए और आप पहली रात अपना इस तरीके से गुजार दीजिए। तो कुल मिला के आपका डे नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। अगली सुबह प्रातःकाल यानी कि डे नंबर 2 में आप प्रस्थान करेंगे कश्मीर के सबसे खूबसूरत से प्लेस, जिसका नाम है सोनमर्ग। दोस्तों, यहाँ पे आपको स्नो एक्टिविटी करने को देखने को मिलेगी। यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं कि हमको सोनमर्ग कैसे पहुँचना है। तो यहाँ पे दोस्तों पहुँचने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो ये कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के द्वारा जा सकते हैं, अदरवाइज आप पैकेज में जाना चाहते हैं या फिर आप पैकेज लेकर आए हुए हैं तो आप अपनी गाड़ी से जाहिर सी बात है जाएंगे। सोनमर्ग जाने के लिए दोस्तों आपको कम से कम 3 घंटे लगेंगे, क्योंकि जो श्रीनगर से सोनमर्ग की दूरी होती है वो लगभग 80 किलोमीटर की पड़ जाती है। तो 2.5 से 3 घंटे में लग जाते हैं यदि आपको ट्रैफिक जैम नहीं मिलता तो। वही अगर यदि आपको ट्रैफिक जैम मिला तब तो जाहिर सी बात है कि आपका समय ज़्यादा चला जाएगा। तो दोस्तों चलिए मैं सोनमर्ग पहुँच के ही आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती है। दोस्तों, यदि आप सोनमर्ग के ऊपरी वाली पहाड़ी में जाना चाहते हैं तो वहाँ से आप घोड़े से जाएंगे। चलिए आइए घोड़े की भी हम चर्चा करते हैं। ये कितने में जाते हो घोड़े ऊपर? क्या मतलब? ऊपर कितने में जाते हैं घोड़ा? 1.5 घंटा लगता है आने जाने का। आने जाने का 1.5 घंटे में। कहाँ तक, कौन से पॉइंट, क्या बोलते हैं पॉइंट का नाम? ये फर्स्ट फेज और सेकंड फेज होता है। सॉरी, फर्स्ट फेज और सेकंड फेज। अच्छा, फर्स्ट फेज एंड सेकंड फेज। तो जहाँ बजरंगी भाईजान की शूटिंग हुई थी हाँ, वो सेकंड फेज में आता है। वो सेकंड फेज आता है। और उसके साथ राम तेरी गंगा मेरे गया। अच्छा, कितना चार्ज लेते हो एक घोड़े का? एक घोड़े का 1750 होगा। 1750 एक घोड़े का। तो आप जाके आने का? हाँ? जाके आने का
जाना हमारा होता है का टाइम आप तक रहता है और फिर वापस आने का। तो ये आप क्या फर्स्ट फेज़ का बता रहे हो, दोनों फेज़ का? दोनों अगर सिर्फ फर्स्ट फेज़ जाना होता तो उसके लिए आपको लगेंगे 1250। 1250 लगेगा एक आदमी का, एक मतलब एक घोड़े का एक आदमी का। अच्छा, कितने 1.5 घंटे लगते हैं? उसका ज़्यादा कम लगता है, 45 मिनट लगता है। अच्छा, फर्स्ट फेज़ का 45 मिनट लगता है आना जाना। अच्छा ठीक है, ओके, थैंक यू। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे सोनमर्ग में कुछ स्लेज राइडिंग भी होती है, यहाँ पे एटीवी मोटर बाइक राइडिंग भी होती है। तो यहाँ पे 2-4 एक्टिविटीज़ भी होती है सोनमर्ग में। लेकिन यदि मैं बात करूँ एक्टिविटीज़ की तो वो गुलमर्ग ज़्यादा बेटर होता है सोनमर्ग के कंपेरेटिवली में। तो दोस्तों इस तरीके से आप सोनमर्ग में यहाँ पे पूरा समय अपना दीजिए और शाम होते होते आप वापस चले जाइए ताकि यहाँ पे ठंड आपको ज़्यादा मत लगे। यदि आप विंटर के टाइम पे आ रहे हैं तो यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है शाम के वक्त। तो दोस्तों मैं चल पड़ा यहाँ से 4 से 4:30 के बीच में अपने वापस श्रीनगर होटल के लिए, क्योंकि यहाँ पे स्टे लेना मुझे वर्थ नहीं लगा। साथ ही साथ यहाँ पे होटल्स के कॉस्ट भी महंगी होती है। चाहे आप पैकेज लेके भी आएँ तो आप सोनमर्ग में अपना स्टे मत लीजिएगा। तो दोस्तों हम इस तरीके से अपने होटल में पहुंचे। लगभग 3 घंटे की हमारी वापसी की भी यात्रा रही। आराम से हम घूमते फिरते हुए व्यू देखते हुए हम श्रीनगर पहुंचे और डे नंबर 2 में अपने होटल में विश्राम किए और हमारा डे नंबर 2 इस तरीके से पूरा व्यतीत हो गया। अगली सुबह यानी कि प्रातःकाल डे नंबर 3 में दोस्तों हमको जाना है एक और नए गंतव्य पे, वो है यहाँ का गुलमर्ग। दोस्तों गुलमर्ग जाने के लिए आपको श्रीनगर से जो दूरी है वो लगभग 50 से 52 किलोमीटर की पड़ जाती है। कहने का मतलब ये कि 2 से ढाई घंटे अगेन आपको लगेंगे श्रीनगर से गुलमर्ग। गुलमर्ग में भी दोस्तों यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई स्टे आपको नहीं लेना है, क्योंकि गुलमर्ग में भी होटल्स हैं, टनमर्ग के पास होटल हैं, लेकिन वहाँ पे होटल्स काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली आते हैं। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि अगेन आप वहाँ जाइए, गुलमर्ग पूरा दिन घूमिए और शाम को वापस आ जाइए, क्योंकि 2-2.5 घंटा बहुत बड़ी जर्नी नहीं होती है। चलिए आइए मैं बताता हूँ कि गुलमर्ग में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं और आपको स्नो सूट भी यहाँ लेना पड़ता है। बात की जाए गुलमर्ग में होने वाली एक्टिविटीज़ की तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले होता है गोंडोला राइड। गोंडोला राइड यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर हम उसको हिंदी टर्म में बोले तो वो होता है रोप वे या फिर केबल कार या फिर जिसको उड़न खटोला भी बोलते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक्चुअली 2 फेज होते हैं। यहाँ पे गुलमर्ग में एक होता है फेज 1 जो कि आपका गुलमर्ग से कुंगडोर तक जाता है, दूसरा फेज आपका जाता है कुंगडोर से अपर्वत। तो इस तरीके की यहाँ पे आप ऑनलाइन टिकट निकाल के आइए। तो दोस्तों इस तरीके की लाइन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी यदि आप अपने टाइम स्लॉट पे आते हैं। तो यहाँ पे एक चीज आने के बाद मुझे एक और चीज की जानकारी मिली कि वर्तमान समय पे अभी पूरी ऑफलाइन टिकट बंद कर दिया गया है, केवल और केवल ऑनलाइन ही आप निकलवा के आइए। तो दोस्तों वेबसाइट मैंने बता दी है, उस वेबसाइट में जाके आप अपनी ऑनलाइन टिकट निकाल के आइए। यहाँ पे लाइन में लगिए, लाइन में आपको लगभग आधे घंटे लगेंगे, आपका टर्न आएगा। यहाँ पे आपको गुलमर्ग गोंडोला राइड की कुछ यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स दिए हुए हैं जिसको आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। ये करने के बाद जैसे ही आप अपनी टिकट चेक करा के पहुँचेंगे यहाँ पे अपने रोप वे के पास यानी कि गोंडोला राइड करने के लिए, यहाँ पे आप बैठिए, बैठ के आप चल पड़ेंगे अपने फेज 1 की तरफ। फेज 1 दोस्तों हमारा होता है गुलमर्ग से हमारा कुंगडोर तक। तो हम पहुंचेंगे पहले गुलमर्ग से कुंगडोर और फिर वहां से कुंगडोर से अपर्वत तक जाएंगे। चलिए आइए मैं दिखाता हूं कि फेज 1 में क्या क्या चीजें होती है। यहाँ पे ये है फेज 1 का आपका स्नो वाला एरिया, जहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, लाइक स्कीइंग होती है, ट्यूब राइडिंग होती है, स्लज राइडिंग होती है। बट यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा होता है। तो यदि आपके अंदर कैपेबिलिटी है तो आप बार्गेनिंग ज़्यादा से ज़्यादा करवा लीजिए, क्योंकि यहाँ के रेट थोड़े हाई फाई जरूर होते हैं। दोस्तों ये करने के पश्चात मैं चल पड़ा अपने फेज 2 की तरफ। अगेन मैं यहाँ पे फेज 1 के रोप वे में आया, बैठा और मैं चल पड़ा अपने फेज 2 की तरफ। एक चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि ये यहाँ फेज 2 में है तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत, यहाँ का पूरा हिमालय पर्वत सुंदर है। बट यदि आपके साथ बड़े बुजुर्ग हैं या फिर बच्चे हैं तो आप केवल और केवल फेज 1 तक ही टिकट लीजिए, क्योंकि फेज 2 में यहाँ पे ऑक्सीजन प्रॉब्लम डेफिनेटली होती है। तो हमको जब होने लगी तो जाहिर सी बात है कि यदि आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो आप ऑनलाइन टिकट केवल फेज 1 का ही निकाल के आप जाइए, वहाँ अपनी सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जो भी आप ये नीचे देख रहे हैं। तो इस तरीके से आप आराम से घूम फिर के गुलमर्ग से वापस आ जाएंगे, क्योंकि गुलमर्ग हमारा फेमस है गोंडोला राइडिंग के लिए और वहाँ की स्नो एक्टिविटीज़ के लिए। तो दोस्तों ये गुलमर्ग घूमने के पश्चात मैं पहुंचा अपने वापस होटल श्रीनगर और हमारा डे नंबर 3 भी इस तरीके से पूरा व्यापन हुआ। अगली सुबह दोस्तों हमको निकलना है अगले गंतव्य पे, यानी कि डे नंबर 4 में दोस्तों हम अर्ली मॉर्निंग चेकआउट किए होटल से और हम निकल पड़े वहां के एक और खूबसूरत से डेस्टिनेशन जो कि था हमारा पहलगाम। दोस्तों डे नंबर 4 मेरा पहलगाम में स्टे होने वाला था, यानी कि नाइट स्टे भी मैं वहां लेने वाला था। पहलगाम जाते समय दोस्तों आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी रास्ते में, क्योंकि हम यहाँ पे पुलवामा होते हुए हम पहलगाम पहुँचेंगे। श्रीनगर से पहलगाम की जो दूरी है वो लगभग 100 किलोमीटर की है। लगभग आपको 3 से 3.5 घंटे लगेंगे। स्टेट हाईवे है, कहीं भी आपको घाट सेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। पहलगाम का जो साइट सीइंग आता है, जो कि फेमस साइट सीइंग में कहलाता है, वो है यहाँ का आरू वैली और दूसरा यहाँ पे आता है आपका मिनी स्विट्जरलैंड, जो कि आपका पहलगाम में ही पड़ता है।
दोस्तों मिनी स्विट्जरलैंड यानी कि यहाँ पे ये जो सामने पर्वत देख रहे हैं, इस पर्वत के पीछे आपको बहुत सारे 3 से 4 से 5 पॉइंट देखने को मिलेंगे। वहाँ पे जाने के लिए दोस्तों आपको यूज़ करना पड़ेगा घोड़ा, और घोड़े से आप जाएंगे तब जाके आपकी ये सारी पॉइंट्स कवर होंगी। लेकिन घोड़े वाले को रेट जो होते हैं वो सारे पॉइंट यदि आप करते हैं 6 से 8 पॉइंट करते हैं तो आपका लगभग 4000 से 5000 लेता है। बट आप चाहें तो अच्छी तरीके से बार्गेनिंग करेंगे तो ये रेट कम भी हो जाता है। तो यदि मिनी स्विट्जरलैंड आप जाते हैं तो आपको घोड़े से ही आपको जाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे किसी भी तरीके की कोई वाहन नहीं जाती है। और यदि आप 1-2 पॉइंट करके वापस आना चाहते हैं, यानी कि मिनी स्विट्जरलैंड का 2-4 पॉइंट 1-2 पॉइंट करना चाहते हैं, तब आपका काम 800, 1000, 1500 में भी हो जाएगा। बस आपको बार्गेनिंग करना प्रॉपरली आना चाहिए। अगले साइड सीनिंग की बात करें दोस्तों तो वो है यहाँ का बेताब वैली। दोस्तों बेताब वैली भी आपका पहलगाम का फेमस साइड सीनिंग है, जिसकी एंट्री फीस यहाँ पे 100 रुपये होती है और 6 से 12 साल के बच्चों की 50 रुपये होती है। दोस्तों यहाँ पे आप एंट्री टिकट कटाइए और यहाँ पे भी आप जाके विजिट कीजिए। काफ़ी सुंदर सा ये एक कहना चाहिए कि गार्डन है, पार्क है, जो कि मार्च के टाइम पे और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है, क्योंकि ये टूलिप का टाइम हो जाता है। अभी विंटर पे हमको पूरी जगह स्नो देखने को मिली, जो कि बहुत ही शानदार था। यहाँ पे आप आइए, कुछ समय बिता के आप यहाँ भी फोटो सेशन करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ का भी जो नेचर है, यहाँ का व्यू है, वो बहुत ही शानदार है। चलिए दोस्तों अगले साइड सीनिंग की तरफ बढ़ते हैं और वो है हमारा यहाँ का चंदनवाड़ी। इस टाइम पे मैं हूँ अभी यहाँ पे पहलगाम के चंदनवाड़ी में, यानी कि जो ये अगला स्पॉट हमारा कहलाता है ये चंदनवाड़ी कहलाता है। चंदनवाड़ी में दोस्तों अभी फिलहाल स्नोफॉल हो रही है, और ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं ये एक्चुअली विंटर के टाइम पे ही देखने को मिलेगा। समर के समय पे ऐसा आपको नज़ारा नहीं मिलेगा। चंदनवाड़ी का एक साइड सीनिंग जो कि यहाँ पे बहुत खूबसूरत हमारा पॉइंट दिखता है। दोस्तों समर के टाइम पे ये ऐसा व्यू देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको फिर ग्रीनरीज दिखेंगे, माउंटेन्स दिखेगा। पहलगाम का एक और साइड सीनिंग आता है जो कि मैं तो नहीं जा पाया क्योंकि स्नो बहुत ज़्यादा थी, और वो है यहाँ का आरू वैली। दोस्तों आरू वैली भी पहलगाम का एक फेमस डेस्टिनेशन कहलाता है। यहाँ पे भी आपको दोस्तों जाना पड़ता है घोड़े के द्वारा ही, तब जाके आप वहाँ पे 4 से 5 पॉइंट वहाँ पे भी घूमने को मिलेंगे, तो आप वो भी कवर कर सकते हैं यदि आप विंटर पे नहीं आ रहे हैं तो दोस्तों इस तरीके से मैंने पहलगाम का सारा साइड सीनिंग करने के पश्चात मैं वहाँ एक नाइट इस होटल पे स्टे किया, क्योंकि ये सारे साइड सीनिंग को करते करते आपको शाम से रात हो ही जाएगी, तो आपको अपना स्टे लेना पड़ेगा। और उस रात मैंने विश्राम किया, यानी कि डे नंबर 4 मेरा कंप्लीट हुआ। अगली सुबह दोस्तों यानी कि डे नंबर 5 में मैं होटल से चेकआउट करके निकल पड़ा वापस श्रीनगर के लिए। और आज मेरा जो टर्न था डे नंबर 5 का, वो था लोकल साइड सीनिंग का। यानी कि दोस्तों आपको डे नंबर 5 में जो व्यापन करना है वो यहाँ का लोकल साइड सीनिंग करना है। तो दोस्तों हम चल पड़े श्रीनगर, और श्रीनगर का सबसे पहला जो लोकल साइड सीनिंग आता है वो यहाँ का आता है अवंती स्वामी मंदिर। दोस्तों अवंती स्वामी मंदिर हालांकि श्रीनगर से 22 किलोमीटर पहले पड़ता है यदि आप पहलगाम से जा रहे हैं तो। यहाँ पे दोस्तों प्राचीन मंदिर है जो कि आज ध्वस्त हो चुका है, लेकिन आज भी हमारे देवी देवताओं के यहाँ पे कुछ आपको नक्काशी पत्थरों पे देखने को मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ आइए, आप यहाँ पे अपने मत्थे टेकिए, प्रणाम कीजिए और मंदिर को देखिए। काफ़ी बड़ा मंदिर ये था, इसका प्रांगण बहुत बड़ा था। 25 रुपये की यहाँ दोस्तों एंट्री टिकट होती है इस मंदिर में विजिट करने की। तो 25 रुपये की टिकट कटाइए और आराम से यहाँ आप घूमिए फिरिए, माता जी के दर्शन कीजिए, देवी देवताओं के दर्शन करके आप बढ़ चलिए अपने अगले साइड सीनिंग की तरफ, यानी कि श्रीनगर का लोकल साइड सीनिंग। दोस्तों श्रीनगर का लोकल साइड सीनिंग की बात की जाए तो सबसे पहले यहाँ का आता है डल झील, क्योंकि डल झील में लोग शिकारा राइडिंग करते हैं। और आज मेरा जो डे नंबर 5 था, उस नाइट आपको स्टे करना है यहाँ पे हाउस बोट में। तो दोस्तों यदि आप हाउस बोट में स्टे लेते हैं तो आपको जाहिर सी बात है आपको शिकारा राइडिंग भी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये हाउस बोट दोस्तों स्टेबल हाउस बोट होता है। आपको शिकारा राइडिंग करके ही आप डल झील के सारे पॉइंट्स को आप एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो इस तरीके से हमने हाउस बोट में स्टे किया और हमने शिकारा लेके हमने पूरे डल झील को घूमा। डल झील में अगर मैं शिकारा राइडिंग के बोट की कॉस्ट की बात करूं तो मान के चलिए कि दोस्तों वो आवरली बेसिस पे 300 से 400 रुपये लेते हैं, बट सीजन टाइम पे वो रेट हाई भी हो जाता है। समटाइम्स ये आपका 800 से 900 रुपये प्रति घंटा भी हो जाता है, जब गर्मी में मई मंथ में अच्छा सीज़न लग जाता है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है होटल की, गाड़ियों की, हाउस बोट की कि सीज़न है या ऑफ सीज़न है। अगर मैं सीज़न की बात करूँ दोस्तों तो मान के चलिए कि आपका जो सीज़न लगता है वो क्रिसमस के टाइम पे, और दूसरा जो आपका टाइम लगता है वो है आपका समर वाला टाइम, यानी कि अप्रैल से लेकर जून तक का। ये टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा रश होता है। इनको छोड़ के अगर आप आएंगे तो आपको हर चीज़ें सस्ती मिलेगी। हाँ चलिए दोस्तों श्रीनगर के अगला लोकल साइड सीइंग की बात करते हैं, वो है यहाँ का मुगल गार्डन, यानी कि शालीमार बाग जिसको बोला जाता है। यहाँ पे भी दोस्तों आपको एक पार्क देखने को मिलेगा। हालांकि टूलिप का टाइम नहीं होने से इसकी खूबसूरती उतनी हमको नहीं मजा आई, बट आप मार्च के बाद जाएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा यहाँ का व्यू देखने को मिलेगा। दूसरा आपका साइट सीइंग आता है श्रीनगर का, वो है यहाँ का टूलिप गार्डन, जो कि अभी बंद होता है। ये आपका मार्च 15 के बाद खुलेगा, तो यहाँ पे आप विजिट करके अपना टाइम दे सकते हैं। श्रीनगर के अगले लोकल साइट सीइंग की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो वो है यहाँ का मुगल गार्डन चश्मेशाही। दोस्तों चश्मेशाही गार्डन भी यहाँ है, जिसकी एंट्री टिकट आपकी 24 रुपये होती है। यहाँ पे आप जाइए, यहाँ विजिट कीजिए, यहाँ भी फोटो शूट कराइए। और इसी तरीके से मुगल गार्डन एक निषाद बाग भी आता है, जिसको निषाद गार्डन बोला जाता है। वहाँ भी जाके आप अपने सारी चीज़ें घूम सकते हैं, फिर सकते हैं।
और आप उस रात आइए, अपना हाउस बोट में स्टे कीजिए, होटल में अपना स्टे कीजिए, और अगली सुबह यानी कि डे नंबर 6 जो आपका होगा वो लास्ट डे होगा आपका डिपार्चर श्रीनगर एयरपोर्ट के लिए या फिर श्रीनगर आपका रेलवे स्टेशन के लिए। तो दोस्तों इस तरीके से 5 नाइट 6 डेज़ की यात्रा ये रहेगी आपकी, जिसमें आपका गुलमर्ग, सोनमर्ग, श्रीनगर और पहलगाम ये सारा कवर होगा। दोस्तों यदि आप पैकेज लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक डिटेल मिल रही है, वहाँ जाके आप कॉलिंग करिए, उसकी टीम आपको डील करेगी और आपको पैकेज जो भी कॉस्ट होंगे वो आपको बता देगी। इस तरीके से दोस्तों आप श्रीनगर पूरा घूम सकते हैं। चलिए लास्ट बात करते हैं और अंतिम बात करते हैं कि श्रीनगर यात्रा को करने के लिए आपको एक कपल का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों यदि मैं बात करूं कि यदि आप ऑफ सीजन में आते हैं और यदि आप मॉडरेट होटल में रुकते हैं यानी कि डिलक्स होटल में रुकते हैं, तो मान के चलिए कि आपका एक कपल का कॉस्ट जो आएगा वो लगभग 30,000 से 32,000 का आएगा। वही अगर मैं बात करूं कि यदि आप सुपर डिलक्स होटल लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका 4 से 5,000 रुपये इंक्रीज होता जाएगा। 3 स्टार प्रॉपर्टी लेंगे तो और महंगा होगा, 4 स्टार लेंगे तो और महंगा होता जाएगा। कुल मिला के यदि कपल की बात की जाए तो 30,000 से 35,000 रुपये आपका श्रीनगर टू श्रीनगर आराम से ये सारा कंप्लीट पैकेज हो जाएगा। इसमें आपका रहना, खाना और सेपरेट गाड़ी आपको कपल के लिए दी जाएगी। तो इस तरीके से खर्चा आपका होगा। तो दोस्तों ये रहा कश्मीर यात्रा का संपूर्ण वर्णन। इसके बाद भी दोस्तों यदि आपको कोई डाउट है या यदि आपको मन में कोई प्रश्न है तो आप मेरे इंस्टाग्राम या उस आईडी में विजिट करके जो भी आपके प्रश्न है वो मुझसे पूछिए। डेफिनेटली आपको मेरे द्वारा या मेरी टीम के द्वारा आपको दिया जाएगा। आज की वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। विश यू सेफ, कंफर्टेबल एंड हैप्पी जर्नी। गुरूर है शामो सहर तेरी रे गुजर है रवा रवा तेरा